होपफुली कल तुम लोगों ने वीडियो देख लिया था जो मैंने भेजा था। थोड़ा बहुत आइडिया तो तुम लोग को लग ही गया होगा। वीडियो भेजने से पहले हमने 3 चीज़ पढ़ी थी शॉर्ट में। एग्जिस्टेंस, यूनिकनेस और स्टेबिलिटी का ग्राफ बना के शो किया था मैंने कल। और ये बताया था कि हम लोग डायनेमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में अब इन्हीं 3 कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए ग्रोथ मॉडल्स को पढ़ेंगे। तो उसमें हमने स्टेडी स्टेट को पकड़ा था। स्टेडी स्टेट में हम जब भी देखते हैं तो किस चीज़ को लेके चलते हैं? सोलो स्टेडी स्टेट। जब भी हम स्टेडी स्टेट की बात करते हैं तब हम कौन सा ग्रोथ मॉडल लेते हैं? सोलो का। क्यों? क्योंकि सोलो क्या करता है, एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमें, जो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि कैसे कैपिटल अक्यूमुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ और टेक्नोलॉजी आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ये वाला जो लाइन है ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन लाइन है। हम प्रीवियस क्लासेस में कई बार बहुत सारे प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। टीपी एमपी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं। इस ग्राफ में सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि ये ग्राफ पहले इंक्रीज़ हो रहा है, फिर यहाँ पे डिक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। इसका मतलब ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। मतलब जब जब कैपिटल इंक्रीज़ कर रहा है, कैपिटल पर लेबर जब जब इंक्रीज़ हो रहा है तब तब प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हमें दिख रहा है। बट एट अ सर्टेन पॉइंट क्या हो रहा है कि हमारे पास एक्सेस कैपिटल हो जा रहा है। कैपिटल पर लेबर क्या हो जा रहा है? एक्सेस हो जा रहा है स्टेडी स्टेट से। क्योंकि ये हमारा जो पॉइंट है, ये जो लाइन है पॉपुलेशन की लाइन है, यहाँ पे जो सेविंग और पॉपुलेशन की लाइन आपस में कटती है ना, ये होता है हमारा स्टेडी स्टेट। क्योंकि इसके ऊपर और इसके नीचे क्या सिचुएशन है? सेविंग इज़ ग्रेटर देन डिप्रिसिएशन एंड सेविंग इज़ लेस देन डिप्रिसिएशन। तो ये हमारा जो पॉइंट है जहाँ पे सेविंग इक्वल टू जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से डिप्रिसिएशन हो रहा है। हमने ऑलरेडी पॉपुलेशन ग्रोथ का ये वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ रखा है कि पॉपुलेशन में लेबर फोर्स के साथ साथ वो सारी पॉपुलेशन इंक्लूडेड है जो लेबर फोर्स में काउंट नहीं होती है। तो जो उससे होने वाली डिप्रिसिएशन हो सकती है या जो कैपिटल से होने वाली डिप्रिसिएशन हो सकती है वो जो है वो इस पॉइंट पे बराबर आके स्टेडी स्टेट बनाता है। तो ये हमारा स्टेडी स्टेट है। अभी इसके बाद से यहाँ तक हमें तो इंक्रीज़ दिख रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है? कैपिटल पर लेबर अगर ज़्यादा है इससे तो क्या हो गया? एक्सेस कैपिटल हो गया। एक्सेस कैपिटल का क्या मतलब है? अगर किसी भी जगह पे एक्सेस कैपिटल होता है तो इसका मतलब है कि सप्लाई ज़्यादा हो रही है कैपिटल की, या फिर उस कैपिटल का कॉस्ट बियर करना मुश्किल हो रहा है हमें, या फिर ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से लेबर उस कैपिटल को चलाने के लिए, हैंडल करने के लिए उतनी लेबर सप्लाई उपलब्ध नहीं है, और एक्सेस ऑफ कैपिटल की वजह से प्रोडक्शन में कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। उल्टा हमें कैपिटल का कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है और जो प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। समझ में आया? और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है हमारी सेविंग की। सेविंग की मतलब जो भी कंट्री नेशन का आउटपुट होता है, आउटपुट जो होता है उसका जो सर्टेन भाग हम सेव करते हैं, और जो भी हम सेव कर रहे हैं वो हम इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। ट्रेडिशनल ग्रोथ थ्योरी में हम जो भी सेव कर रहे हैं वो सब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने ये वाला कॉन्सेप्ट को भी टैकल किया था। तो ये वो सेविंग है, आउटपुट का सेविंग रेशियो जो कैपिटल में यूज़ हो रहा है, इक्वल टू। ठीक। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सेस कैपिटल का, इसमें हम क्या देखते हैं कि एक तो लेबर और कैपिटल दोनों एक ही प्रोपोर्शन में जनरली रियल लाइफ में ग्रो नहीं कर रहा होता है। भले हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन का हैरेट-डोमर वाला मॉडल देख लें, लेकिन जनरली क्या हो रहा होता है? सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा होता है। तो अगर वहाँ पे टू मैनी लेबरर्स हैं और इनफ कैपिटल नहीं है, टू मैनी लेबरर एंड नॉट इनफ कैपिटल, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ जनरली पॉपुलेशन ग्रोथ हाई है लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्टडी स्टेट को सस्टेन नहीं कर पा रहा है।
हम लोगों ने ऑलरेडी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है जब हम कुछ तो हम पढ़ रहे थे ना, कुछ क्लासेस पहले हम ग्रोथ का ही कुछ पढ़ रहे थे, इंडिया के ही ग्रोथ के बारे में शायद हम पढ़ रहे थे। तो हमने ऐसा भिन्न भिन्न प्रकार का स्टेजेस, 4 स्टेजेस होते हैं। सो डेमोग्राफिक 1 2 3 4, तो इसमें ऐसा पॉपुलेशन वाला था, फिर ऐसा बर्थ रेट वाला कुछ ऐसे करके था कि जो बर्थ रेट और डेथ रेट होता है, ये बर्थ रेट होता है, ये डेथ रेट होता है, तो जनरली क्या होता है, 2 फेजेस में स्टेबल होते हैं। पहला फेज़ में क्या हो रहा होता है, ये प्री इंडस्ट्रियल फेज़ होता है। इसमें जो बर्थ रेट और डेथ रेट होता है वो किसी कॉन्शियस एफर्ट की वजह से नहीं स्टेबल हो रहा होता है। यहाँ पे क्योंकि स्टेबल लाइन हमें दिख रहा है ना, ग्रोथ आके इधर स्टेबल हो रहा है, इंक्रीज़ होने के बाद इधर भी स्टेबल दिख रहा है। वो किस लिए स्टेबल हो रहा था कि जब भी हम स्टेबिलिटी देख रहे होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में, तो हम देखते हैं कि बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस करके देखते हैं, और इन दोनों का जितना आपस में क्लोज हो जाए डिफरेंस, हम उतना स्टेबल मान के चल रहे होते हैं। तो यही जो स्टेबिलिटी है वो इस वजह से थी कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारा डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हुआ था, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ज़्यादा बर्थ रेट भी थी और डेथ रेट भी ज़्यादा थी, क्योंकि दोनों ही ज़्यादा थी तो ये आपस में बैलेंस करते हुए ये बन रही थी। बट एंड सिचुएशन में क्या हो रहा होता है, लोग कॉन्शियस होके देखते हैं कि हमें बच्चे चाहिए कि नहीं, बच्चे को एजुकेशन कितना एक्सपेंसिव है, हमें मतलब ऑलरेडी हम सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, हमारा नेशन डेवलप हो चुका है, तो हम कॉन्शियसली पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करना चाहेंगे। तो जब पॉपुलेशन पिरामिड भी हम बनाते हैं, तो जब पॉपुलेशन पिरामिड कुछ इस तरह से हो जहाँ पे चिल्ड्रन ज़्यादा हो और ओल्ड एज के लोग कम हो, तो इसका मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ को इंक्रीज़ किया जा रहा है, ये सोच के कि पॉपुलेशन की इंक्रीज़ का मतलब है लेबर फोर्स में इंक्रीजमेंट। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो लेबर फोर्स में सिमिलर इंक्रीजमेंट इसलिए ज़रूरी नहीं है कि लेबर फोर्स के लिए हमें स्किल चाहिए, हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, स्कॉलरशिप देंगे प्रोफेशनल कोर्सेज़ को, और कोई स्किल ट्रेनिंग सेट देंगे, तभी तो वो हमारा किसी जॉब के लिए रेडी होगा ना, लेबर फोर्स, वर्कर्स। तो ज़रूरी नहीं कि पॉपुलेशन में ग्रो हो तो लेबर में ग्रो हो, लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे होते कि अगर पॉपुलेशन में जितना इंक्रीज़ होगा तो लेबर फोर्स की क्वांटिटी उतनी बढ़ेगी। तो जहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा रहे और ओल्ड एज में लोग कम रहें, क्योंकि डेथ रेट भी ज़्यादा है इसका मतलब, तो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की निशानी है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन पिरामिड उल्टा ऐसे बनाएं कि ओल्ड एज वाले यहाँ रहें और बर्थ रेट कम रहे, मतलब ये कॉन्शियस एफर्ट हो रहा है यहाँ पे एक्सपेंस को देखते हुए, क्योंकि लोगों का जो डेथ रेट है वो कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपका जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, तो ये हम देख सकते हैं। चलो, अब जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, तो हम क्या, इसका इंडिकेटर हम क्या लेके चलते हैं, जीडीपी जैसा लेके चलेंगे, पर कैपिटा इनकम लेके चलेंगे, इसी तरह का इंडिकेटर हम लेके चलते, तो पर कैपिटा आउटपुट जैसे Y/L, पर कैपिटा कैपिटल पर लेबरर, इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम ज़्यादा देखते हैं जब हम ग्रोथ मॉडल्स को पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हम पूरे आउटपुट को एक साथ नहीं देख सकते, देखना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो हम इस तरीके से देख के समझने का कोशिश करते हैं कि ये लेबरर के होने से आउटपुट में कितना कंट्रीब्यूशन हो पा रहा है, या कैपिटल पर लेबर से कितनी एफिशिएंटली प्रोडक्शन हो पा रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन काम कर पा रहा है। अब जो हमारा स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट का जो कंसेप्ट है वो हमें ये बोल रहा है कि कैसे जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं
वो कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट रेट पे चल रही हैं टू एंश्योर अ बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल ग्रोथ पार्ट। तो अब हम इस ग्रोथ मॉडल को पढ़ने के लिए, समझने के लिए इस चीज़ को हम पर कैपिटा ग्रोथ देखेंगे, पर कैपिटा आउटपुट देखेंगे, पर कैपिटा आउटपुट इसका ग्रोथ रेट हम देखेंगे, और इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। जनरली क्या होता है, हम वोलेटाइल डेटा को, जब डेटा बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम लॉग लगा के देखते हैं। ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है चेंजेस को एनालाइज करने में ओवर सर्टेन पीरियड। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या पता चल गया, हमें देखना है पर कैपिटा आउटपुट। तो पर कैपिटा आउटपुट को हमने ऐसे शो किया, ये स्मॉल वाई कर देते हैं, वाई लिखेंगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा, ये स्मॉल वाई कर देते हैं। तो आउटपुट को हम कैसे देख रहे हैं, आउटपुट पर लेबर, ऐसे आउटपुट की एफिशिएंसी को हम ऐसे देख रहे हैं, आउटपुट पर लेबर के हिसाब से, पर कैपिटा, सॉरी पर कैपिटा तो पर कैपिटल हो गया, आउटपुट पर लेबर, ऐसे हम देख रहे हैं। अब अगर हम इसमें लॉग लगाएं, ये y/L वाली जो सिचुएशन है ये आउटपुट पर लेबर है, और ये आपका क्या बताती है, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बता रही है कि इस लेबर की, पर लेबर की कितनी प्रोडक्टिविटी है, कितना वो एफिशिएंट है आउटपुट को प्रोड्यूस करने में, या कितना उसका इनपुट आ रहा है आउटपुट को प्रोड्यूस करने में। तो अब हम इसमें लॉग लगाएंगे। जब हम इसमें लॉग लगाएंगे, सिंपल मैथमेटिक्स इज इक्वल टू log y माइनस log l, ये बन गया। अब जब हम डायनेमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स से, डायनेमिक ग्रोथ मॉडल की जब भी हम बात करते हैं, तो पिछले क्लासेस में भी जब हमने डिफरेंशिएट किया था, डायनेमिक वर्ड को डिफाइन किया था, तो हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर को पढ़ा था, वो है टाइम। टाइम के साथ चेंज हम देखते हैं, और जब भी हम टाइम फैक्टर को लेते हैं, जैसे चेंज इन वाई भी जब हम देखते हैं नॉर्मली, तो इसका फॉर्मूला ऐसे ही होता था ना, वाई टी माइनस वाई टी माइनस 1 की अभी के करेंट टाइम में और प्रीवियस टाइम के बीच में क्या चेंज आया। तो टाइम फैक्टर हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब d/dt log y इज इक्वल टू d/dt log कैपिटल Y माइनस d/dt। ठीक, अभी ये जो है डिनोमिनेटर t है, और जिस चीज़ को हमें डिफ्रेंशिएट करना है उसका यूनिट y है, ये दोनों अलग है। तो इन दोनों को अब हम लगाने, टाइम के रेस्पेक्ट में करने के लिए हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम चेन रूल लगाएंगे ऐसे, अरे ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, होगा क्या, कुछ नहीं, हम मान के चलेंगे। अब हम फिर से, एक तो मैथमेटिक्स में अज्यूम ही इतना हमें करना पड़ता है ना, अब इतना कॉम्प्लिकेटेड लेके थोड़ी चलेंगे। तो हम मान लेंगे कि एक तो पहले जो log y का डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1/1 में हो जाता है। मतलब अगर ये ऐसा भी होता तो इसका वैल्यू ये हो जाता, जो मैथमेटिक्स के हैं उनको थोड़ा बहुत याद होगा। तो ये हो जाएगा 1/,
वाई सिंपली। अब इस वाले चीज़ को हम क्या कर लेंगे, वाई डॉट से डिनोट कर देंगे। ठीक है, ये तो इसका मतलब वाई डॉट क्या हुआ, वाई डॉट हुआ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम इस वाई को देख रहे हैं तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू तो अभी फ़िलहाल नहीं है ना, उसमें डेटा फीड करना पड़ेगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम सिंपली इसको वाई के ऊपर बिंदी लगा के डिनोट कर दे रहे हैं। इसी तरीके से हम इसको करेंगे तो ये 1/y हो जाएगा। और इसको इंटू लिख देते हैं, डॉट डॉट ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा है। वाई डॉट माइनस 1/l इंटू लो एल डॉट। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो इस तरीके का कुछ बनेगा। टाटा। चलो एक इक्वेशन तक हम लोग पहुँचे। अब इसका मतलब क्या है, ये करने का मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन। इसको देखने का मतलब है, क्लियरली देख लेते हैं, साफ साफ शब्दों में अक्षरों में लिख के। हम देख कह रहे हैं कि अगर पूरा टोटल जीडीपी ग्रोज फास्टर देन लेबर फोर्स, अगर टोटल जो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करता है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आता है, तो कैसे आता है, अगर ये वाला चीज़ लेबर से ज़्यादा हो, लेबर फोर्स से। लेकिन अगर वहीं पे लेबर फोर्स ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो डिक्लाइन करे, स्टैग्नेशन आ जाए, पॉवर्टी आ जाए। एक तो इंटरप्रिटेशन ये हो गया, मतलब जो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा आउटपुट है वो किसके इक्वल है, ग्रोथ रेट ऑफ टोटल आउटपुट। लिखिए तो आउटपुट इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट माइनस ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स। ठीक बात। फिर से इस चीज़ को जब हम ध्यान से, जो अभी हमने बोला उसको दोबारा से रिपीट करते हैं, तो हम क्या पा रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है तो इनकम गिर रहा है। यही बात पे हम पहुँचे ना। इसका मतलब कि अगर जो हमारा ग्रोथ रेट ऑफ टोटल आउटपुट है वो ग्रोथ रेट ऑफ लेबर के बराबर चल जाए तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, स्टेडी स्टेट में। यही मतलब हुआ इसका। तब इसको हम, और ये जो मतलब हुआ यही हमारा सोलो मॉडल बताता है। अब इस चीज़ को हम लिख के समझेंगे। कैसा लिख के समझेंगे, पहले पुराना इक्वेशन दोबारा से लिख लेते हैं। अच्छा ये इक्वेशन है ना, यही बात है। अब स्टेडी स्टेट क्या करता है, क्या कहता है कि जो आउटपुट पर वर्कर है वो कांस्टेंट है। एक तो आउटपुट पर वर्कर कांस्टेंट है, इसी को तो हम लॉगरिथम लगा के यहाँ तक पहुँचे थे। ये है ना, ये इसी पे तो लॉग लगा के हम यहाँ तक पहुँचे थे। ये कांस्टेंट है, मतलब जो इकॉनमी है वो स्टेडी स्टेट पे पहुँच चुकी है, जहाँ पे जो इनपुट है वो इसके चेंज होने से, कैपिटल और लेबर के चेंज होने से आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो ऑलरेडी अपने मोस्ट एफिशिएंट स्टेट पे पहुंच चुकी है। ये मतलब हुआ इसका। मतलब कि कैपिटल पर लेबर हमारा कांस्टेंट हो चुका है।
ठीक है। अब कैपिटल पर लेबर कांस्टेंट होने का मतलब है कि हमारा आउटपुट भी कांस्टेंट है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, इसको जब भी हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि स्टेडी स्टेट तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ही बता रहा है, पढ़ते हैं तो हम क्या मानते हैं, पहले तो जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वो हम क्या लिखते हैं, जब भी हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं वो ऐसे ही लिखते हैं ना कि आउटपुट इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। सही बात है। फिर हम और क्या समझते हैं कि अगर कैपिटल को 2 यूनिट से हम बढ़ा दें, 2 के कर दें, या लेबर को 2 यूनिट से हम बढ़ा दें, तो जो हमारा आउटपुट है वो भी 2 यूनिट से बढ़ जाएगा। मतलब जिस भी कांस्टेंट वैल्यू से हम इनपुट को मल्टीप्लाई करेंगे उसी कांस्टेंट वैल्यू से ये अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर हम ये के लैम्डा कर दें और इसको भी लैम्डा वैल्यू से बढ़ा दें तो ये भी हमारा लैम्डा वैल्यू से बढ़ जाएगा। ठीक है। अब हमने एक और चीज़ क्या पढ़ी थी कि जब भी हम प्रोडक्शन फंक्शन देख रहे होते हैं तो पूरे आउटपुट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, पर कैपिटा वाला कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। पर कैपिटा वाला कॉन्सेप्ट अपनाने से क्या हो जाता है, हमें एफिशिएंसी और बेटर तरीके से देखने को मिलती है, ग्रोथ उस रिस्पेक्ट में कि जैसे लेबर के रिस्पेक्ट में हमारा प्रोडक्शन उस लेबर की वजह से कितना एफिशिएंटली ग्रो हो पा रहा है, क्या उसका इनपुट है। जैसे एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हमें पता चलती है, Y/L इज़ ऑल्सो इक्वल टू APL, एंड चेंज इन Y अपॉन चेंज इन L इज ऑल्सो इक्वल टू MPL। पूरा कॉपी गंदा हो गया। एनीवेज हम वापस अपने कॉन्सेप्ट में आते हैं कि कैसे K/L के कांस्टेंट होने से Y हमारा कांस्टेंट हो रहा है। वो ऐसे हो रहा है, अब हमने L से डिवाइड कर दिया हर जगह। ठीक है, तो ये सिंपल सीधा सादा सा हमारा इक्वेशन था, कॉन्सेप्ट था K/L वाला। इसको हमने दोनों तरफ L से डिवाइड कर दिया, क्योंकि अगर हम कुछ भी ना सोचें और सिर्फ मैथमेटिक्स के टर्म में ही सोचें तो भी इक्वल टू के इधर और इधर दोनों तरफ हमें किसी भी चीज़ से डिवाइड करना होता है। अगर हम एक ही जगह पे जैसे सिर्फ हम इधर ही चेंज करें और इधर चेंज ना करें तो फिर इक्वल टू का मतलब ही क्या होगा। तो जो चेंज हम इधर करेंगे वही चेंज हमें इधर भी करना है, भले कुछ भी कर दें, ज़रूरी नहीं L कर दें। मतलब मैथमेटिक्स के टर्म में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 2 से ही बढ़ाएं या सिर्फ 4 से ही बढ़ाएं, जो मर्जी करें, लेकिन अगर हमने दोनों तरफ कर दिया है तो वो अपने आप बैलेंस आउट हो जाता है। तो सिमिलरली हमने यहाँ भी L से डिवाइड किया, यहाँ भी L से डिवाइड किया, यहाँ भी L से डिवाइड किया। तो अब जनरल टर्म्स में ये क्या है, आउटपुट पर लेबर, कैपिटल पर लेबर। ये L/L क्या होता है, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, मतलब जो आउटपुट पर लेबर है, जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो किसका फंक्शन है, वो कैपिटल पर लेबर का फंक्शन है। इसका यही मतलब हुआ ना, इज़ फंक्शन ऑफ स्मॉल के। यही बात हो गई। और अभी हमने कहा था कि कांस्टेंट क्या है, K/L। स्टेडी स्टेट में हम बोल रहे हैं कि कैपिटल जो पर लेबर है वो हमारा कांस्टेंट है, तो उसकी वजह से हमारा आउटपुट पर लेबर भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो चेंज इन हम परसेंटेज देखते हैं टाइम के साथ, जो हमने देखा, अगर वो ज़ीरो हो जाए, वो वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए, और वैल्यू क्यों ज़ीरो होगी, क्योंकि चेंज इन के कांस्टेंट है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में हमने क्या देखा कि जो कैपिटल पर लेबर है वो कांस्टेंट है, तो चेंज इन कैपिटल कांस्टेंट है, क्योंकि इसके चेंज होने से प्रोडक्शन फंक्शन में कोई अब अंतर नहीं आ रहा है स्टेडी स्टेट में। तो चेंज इन के कांस्टेंट है, से जो चेंज इन वाई है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है चेंज इन आउटपुट पर लेबर को हम ज़ीरो कर देंगे तो इकोनॉमी हमारा कोलैप्स कर जाएगा। नहीं, जो हमारा चेंज है उसको हमने कांस्टेंट रख के ज़ीरो करना है। तो ये न्यूमरेटर ज़ीरो हो जाने की वजह से ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली
तो अब इसमें कैसे एडजस्ट, ये हमारा स्टडी स्टेट हो गया ना। अब तो इसका, अब अगर इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रोथ रेट पर कैपिटा है हमारा, पर कैपिटा आउटपुट, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा आउटपुट किसके बराबर है? ग्रोथ रेट ऑफ लेबर के बराबर है। तो इसका क्या मतलब है? ये हमारा जो है की रिजल्ट है हमारे सोलो ग्रोथ मॉडल का, जो ये सजेस्ट करता है कि अगर टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस नहीं है तो एक इकॉनमी इवेंचुअली उस पॉइंट पे पहुंच जाएगी जहाँ पे टोटल आउटपुट ग्रोज एट द सेम रेट एज लेबर फोर्स। मतलब पर कैपिटा इनकम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट इन पर कैपिटा इनकम। ठीक, अगर कंपनी को, अगर इकॉनमी को चाहिए कि अपने पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ करे, तो फिर वो नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, आगे के चैप्टर्स में आएंगे वो। अब हम जैसे हमने ये डिफ़ाइन किया वैसे ही हम अब कैपिटल पर वर्कर, कैपिटल पर लेबर को भी डिफ़ाइन करेंगे। कैपिटल पर लेबर मतलब अभी हमने क्या चीज़ डिफ़ाइन किया था? आउटपुट पर लेबर को, उसी का ये पूरा लंबा चला था। अब हम कैपिटल पर लेबर को डिफ़ाइन करेंगे। तो हमारा गोल ये है टू एनालाइज ग्रोथ बिहेवियर एंड डिटरमाइन स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम, जहाँ पे कैपिटल पर लेबर कांस्टेंट होता है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी मान लिया कि कैपिटल पर लेबर कांस्टेंट है और ये इसको कर दिया। अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कैपिटल पर वर्कर कांस्टेंट कैसे होता है स्टेडी स्टेट में। हम इसमें भी लॉग लगाएंगे। इसको देखने के लिए हम लॉग का यूज़ करेंगे, नेचुरल लॉगरिथम हम इसमें यूज़ करेंगे। ये स्मॉल के बराबर है कैपिटल पर लेबर। ये क्या बता रहा है? ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल फॉर लेबरर, फॉर ईच लेबरर। ठीक है, उसको स्मॉल के से डिनोट करेंगे। हम स्टेडी स्टेट का मतलब है कि ये कांस्टेंट है। इसको हम लोग फर्दर इलेबोरेट करेंगे। कैसे इलेबोरेट करेंगे? लॉगरिथम लगा के, जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। लेकिन चलो फिर से यहाँ भी कर लेते हैं। अब तो आ ही गया होगा पिछला वाला देख के। अब क्या करेंगे? सिंपल, इसको अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने पिछले वाले में किया था। क्या किया था पिछले वाले में? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था ना। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था तो क्या निकल के आया था? हम सीधे, क्योंकि हमने पिछला वाला डिफ्रेंशिएशन कर लिया है तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है। इसका रिज़ल्ट आने वाला है यही तो आने वाला है। और ये क्या चीज़ है? परसेंटेज चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वही शो कर रहा है, ये भी और ये भी। ठीक है, अब जैसा हमने पिछला वाला सेम सेम हम इसमें लिखेंगे कि जो ग्रोथ ऑफ कैपिटल पर वर्कर है, पिछले वाले में हमने क्या लिखा था? ग्रोथ ऑफ हाँ, पर कैपिटा आउटपुट लिखा था। अब हम लिखेंगे ग्रोथ ऑफ कैपिटल पर लेबर, या पर लेबर लिखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ टोटल कैपिटल। ये टेढ़ा कैसे हो गया? माइनस ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स।
और स्टेडी स्टेट में जो पर कैपिटा कैपिटल है वो कांस्टेंट है। और चेंज हम इस पूरे कैपिटल बाय लेबर को K/L को नहीं ज़ीरो कर रहे हैं, हम जो चेंज है उसको ज़ीरो कर रहे हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स में स्टेडी स्टेट में है। तो न्यूमरेटर ज़ीरो होने की वजह से ये भी हो जाएगा ज़ीरो, जैसा पिछला हमने पढ़ा था। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, स्टेडी स्टेट में सेम टाइम पे ग्रो होना चाहिए। जो कैपिटल और लेबर को साथ में प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होना चाहिए, दोनों का साथ साथ। मतलब अगर कैपिटल ज़्यादा है किसी कंट्री का लेबर से, ऐसा कोई सिचुएशन बन जाता है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि तो स्टेडी स्टेट है ना, अब ज़्यादा और कम का हमें देखना है। तो इस केस में हम क्या देखेंगे, अगर कैपिटल ज़्यादा हो रहा है तो इसकी वजह से प्राइजेस फॉल करेंगे, कैपिटल की जो प्राइस है वो गिर जाएगी। ठीक है, प्राइजेस गिर जाएंगी और कम जो वर्कर है वो अवेलेबल रहेंगे उस कैपिटल को यूज़ करने के लिए, और कम लेबर रहेंगे तो उनकी डिमांड ज़्यादा होगी और वेजेस में इंक्रीज़ हो जाएगा। और जैसे जैसे वेजेस इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारा जो रिटर्न है कैपिटल पे वो डिक्रीज़ होते चला जाएगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये कंटिन्यू होता जाएगा अनटिल कैपिटल पर वर्कर एडजस्ट हो जाए लेबरर की, क्योंकि अभी कैपिटल ज़्यादा है ना। इसका क्या मतलब है, कैपिटल कंपेयर टू लेबर ज़्यादा है, मतलब सप्लाई ऑफ कैपिटल ज़्यादा है। सप्लाई ऑफ कैपिटल ज़्यादा करने के लिए हम प्राइस गिराएंगे। अरे ये सिंपल सा जो ग्राफ होता था डिमांड सप्लाई का, इसमें क्या होता था, अगर सप्लाई किसी चीज़ की ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, प्राइस को घटाएंगे ना, क्योंकि हमें स्टेबल करना है ना इकोनॉमी। और जब डिमांड ज़्यादा होता था तो क्या करते थे, प्राइस को बढ़ाते थे, स्टेबलाइज होना था इकोनॉमी को। तो सिमिलर वही केस है इसमें, कैपिटल और लेबर को लेके इसमें बताया हुआ है। और अगर लेबर ज़्यादा हो जाए कैपिटल के मुकाबले तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा वेजेस कम हो जाएगा। उस पर रेंट हमारा कम हो रहा था कैपिटल पे, इस पे वेजेस कम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और जिसकी वजह से जो राइज इन प्राइस ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ इंक्रीज़ क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड कम हो गई ना कैपिटल की, क्योंकि कैपिटल कम हो गया लेबर से, जिसकी वजह से प्राइस इन कैपिटल बढ़ जाएगा। फिर वो अपने आप बैलेंस करके एडजस्ट करके इस सिचुएशन आ जाएगा स्टेडी स्टेट में। ये हो गया। अब अच्छा, हम ये मान के चलते हैं ना नॉर्मल, जब हम प्रोडक्शन फंक्शन देख रहे होते हैं कि इनपुट में जितना इंक्रीज़ होगा हम उतना आउटपुट में इंक्रीज़ होगा। तो ये चीज़ हम देखने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन लगा देते हैं, ऐसे देखते हैं। ये क्या है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है। ये क्या था, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर था। मतलब एक कैपिटल, एक यूनिट ऑफ कैपिटल के ऐड करने की वजह से हमारे आउटपुट में कितना इंक्रीज़ हो रहा है वो हम देख रहे हैं। और ये हमारा MPK होता है, ये हमारा MPL होता है। ये कॉन्सेप्ट भी हम ऑलरेडी क्लास में बता चुके हैं, ग्रेजुएशन में तुम लोग पढ़ चुके हो। तो ये चीज़ हमें क्या बता रही है, हम इसको करके क्या देखते हैं, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन करने का मतलब होता है कि हम ये देखते हैं कि इनपुट के इंक्रीज़ होने से आउटपुट में कितना इंक्रीज़ होते जा रहा है। अब जब हम सेकेंड डेरिवेशन करते हैं तो ये जो होता है ये पॉजिटिव होता है कि अभी इंक्रीज़ कर रहा है ना, कि इसके इंक्रीज़ करने से आउटपुट में इंक्रीज़ हो रहा है। जब हम सेकेंड डेरिवेटिव लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये निगेटिव में चला जाता है। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स ये क्या शो करता है, ये शो करता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तभी तो हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है यूं जाके यूं हो रहा है, और TP भी तो हमारा यूं जाके यूं कर रहा है कि जहाँ पे
जहाँ पे टीपी मैक्सिमम होता है वहीं पे एमपी ज़ीरो होता है। उसके बाद तो निगेटिव हो जाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ये हमने यही पढ़ा था ना कि जब हमारा टीपी वाला जो कर्व है वो जहाँ तक मैक्सिमम जाता है वहाँ पे एमपी ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि इसके बाद टीपी गिरने लगता है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाता है। गिरने क्यों लगता है प्रोडक्टिविटी? इसलिए गिरने लगता है क्योंकि देखो, टोटल रेवेन्यू किसी भी कंपनी का कब बढ़ता है? जब वो क्वांटिटी बढ़ाती है, प्रोडक्शन में क्वांटिटी बढ़ाती है। और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए जो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस आप कम करेंगे तो डिमांड में इंक्रीज़ हो जाएगा। क्वांटिटी उसने बढ़ाने के लिए क्या किया? प्राइस में डिक्रीज़ किया। तो इनिशियली जो टोटल रेवेन्यू है वो उसका बढ़ते चला गया, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हुआ, उसने प्राइस वो कितना हद तक कम कर पाएगा? अगर वो लॉन्ग टर्म में भी कम करते रहेगा तो उसको कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा ना, फिर उसको नुकसान होने लगेगा। एक टाइम पीरियड के बाद टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन होने लगेगा। ये तो खैर टोटल कॉस्ट का कर्व है। ये यहाँ से इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि जो कॉस्ट होता है, भले आप कमाई नहीं हो रहा है शॉर्ट रन में बिजनेस में, भले आप रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहे हैं, लेकिन आप कॉस्ट तो उसमें डालते हैं। कैपिटल में रेंट तो आपको देना रहता है, इसलिए कॉस्ट तो कुछ ना कुछ रहता ही है। तो जैसे जैसे आपका रेवेन्यू बढ़ते जाता है वैसे वैसे कॉस्ट में डिक्लाइन होते जाता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जो कॉस्ट होता है, जो कॉस्ट आप बियर कर रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर, वो इंक्रीज़ हो जाता है और टोटल रेवेन्यू डिक्रीज़ हो जाता है। तो जहाँ पे ये मैक्सिमम होता तो डिक्रीज़ होने लगता है, विच इज़ वाई। क्यों डिक्रीज़ होने लगता है? क्योंकि जो एडिशनल यूनिट ऑफ डिमांड क्वांटिटी है, जो एडिशनल यूनिट ऑफ क्वांटिटी आप अक्वायर कर रहे थे, प्राइस को घटाते जा रहे थे, तो उस पर जो आपका जो कॉस्ट है वो जो आप बियर कर रहे थे वो बढ़ते जा रहा था। कॉस्ट जो आप बियर कर रहे थे वो बढ़ते जा रहा था। मतलब कि आपने आपने क्वांटिटी बढ़ाते चले गए। आप डिमांड लिखती हैं, क्वांटिटी, आप क्वांटिटी बढ़ाते चले गए, ठीक है, प्रोडक्शन आप करते चले गए। तो एक टाइम के बाद क्या हो गया, वहाँ पे एक्सेस गुड्स आ गए। उन एक्सेस गुड का यानी सप्लाई ज़्यादा हो गया ना। अब सप्लाई ज़्यादा हो गया, अब आपको कॉस्ट ज़्यादा, एज अ प्रोड्यूसर आपको कॉस्ट ज़्यादा बियर करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा सामान आ गया, उसका उतना डिमांड ही नहीं हो रहा, तो आपका रेवेन्यू घटते चला गया। विच इज़ वाई कि जो एडिशनल प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, वाई एम आई यूजिंग द वर्ड एडिशनल अगेन, क्योंकि जब भी हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो यही बोलता है कि एडिशनल गुड को प्रोड्यूस करने के लिए आपका कितना कॉस्ट लग रहा है, या फिर एडिशनल कैपिटल की वजह से कितना इनपुट में मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल गुड के प्रोड्यूस करने से मार्जिनल कॉस्ट क्या आ रहा है, और एडिशनल कैपिटल के ऐड करने से आउटपुट में कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम बता क्या रहे थे? तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर हो गया। ठीक, हम ये बताना चाह रहे थे कि जो चेंज इन कैपिटल स्टॉक है, जिसको हमने अभी ऐसे दोबारा से लिख देते हैं। अब जो चेंज इन कैपिटल स्टॉक है वो किस पे डिपेंड करता है? वो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी हमारा आउटपुट है उससे हम जो भी प्रोपोर्शन सेव कर रहे हैं वो सब का सब हम इन्वेस्टमेंट में लगा दे रहे हैं। किस चीज़ का इन्वेस्टमेंट? कैपिटल का इन्वेस्टमेंट। तो जो चेंज इन कैपिटल स्टॉक है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड कर रहा है, सीधा सीधा। ठीक है, और जो सेविंग है वो क्या हो रहा है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये वो सेविंग है
जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होता है वो वाला सेविंग है। ठीक है, और हमने इस चीज़ को ऑलरेडी पिछले क्लास में प्रूफ करके बताया था कि कैसे I इक्वल टू एस हम मान के चलते हैं। और ये भी हमने बताया था कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ये प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने पढ़ रखा था। इसमें हमने एक्स पोस्ट और एक्स एंटे वाला अप्रोच हमने पढ़ा था। प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम यहाँ पे बोल कह रहे हैं कि I इक्वल एस इक्वल एस वाई, और ये जो I है इक्वल चेंज इन कैपिटल। तो अगर हम ये लिख रहे हैं तो इसको हम ऐसे या फिर ऐसे लिख सकते हैं। एक ही बात हो गई, सही बात है। और जो हमारा चेंज इन लेबर है उसको हम n मान लेते हैं। अगर हम इसको n मान ले, कहाँ गया, इसको हम अगर n मान ले तो ये हो जाएगा ठीक है। ये n क्या है और हमने n कहाँ से उठाया और कहाँ से हम इसको लेके आए, वो हम ऐसे लेके आए। जब हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला था log k स्मॉल k इज इक्वल टू log कैपिटल K माइनस log L वाला, तो जब हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो ये ऐसे आता था ना, स्मॉल k फिर dk बाई dt इक्वल टू 1 बाई k dk बाई dt माइनस 1 बाई L dl बाई dt। ये क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है ना, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। उसी को हमने n से डिनोट कर दिया। चलो ठीक है। अब अच्छा, हमने इनिशियली जो ग्राफ बनाया था किधर गया, ये वाला हो गया, ये वाला ग्राफ बनाया था। सोलो वाला, तो इसमें n और k लिखा हुआ है। अभी हम यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, अभी हम यहाँ पे हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे लेबर फोर्स को, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को ही इंडिकेट किया है n से। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं कि ये जो एस वाई है ये तो वही इनकम, एस वाई साथ में क्यों लिखा है, सेविंग क्या है, सेविंग इसका मतलब है जो टोटल इनकम है उससे जो हम प्रोपोर्शन सेव करके निकाल ले रहे हैं वो हमारा सेविंग है। तो ये तो वाई है ना, तो वाई क्या है, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एस इज द फंक्शन ऑफ अपॉन। ठीक बात है। अब हम क्या करेंगे,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी फ्रैक्शन का, उस समय हमने क्या बोला था कि इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के उधर कोई भी चेंज करना हो तो दोनों में करो। तो सिमिलरली अगर फ्रैक्शन में कोई चीज़ दी हुई है तो इधर जो चेंज करना है सेम चेंज हम इस पर करेंगे तो कांस्टेंट रहेगा, प्रोपोर्शन इन दोनों का चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर इसमें टू से इंटू कर दे और नीचे भी 2 से इंटू कर दे तो अल्टीमेटली तो रेशियो तो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक तो हमें पर कैपिटा लेबर से देखना है, प्रोडक्शन फंक्शन को हम हर चीज़ में पर कैपिटा वर्कर डाल के देखते हैं क्योंकि हमें और एफिशिएंटली प्रोडक्शन को नापना मापना होता है। तो अभी हम नीचे और ऊपर दोनों लेबर से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा S इज़ अ फंक्शन ऑफ K बाई L, L बाई L अपॉन K बाई L माइनस N। भर गया। फिर से लिख देते हैं, S is a function of K by L, L by L by K by L माइनस N। अब हम लोग इस गली से पहले भी गुजर चुके हैं, ये 1 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब, और ये K by हो जाएगा, है ना, ऑलरेडी हम अभी थोड़ी देर पहले ही तो इस चीज़ को पढ़े थे। तो ये हो जाएगा S is a function of K by K माइनस N। अब हम इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों करने की ज़रूरत है, ऐसे लिख के छोड़ क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि जितना सिंपल हम कर दें इक्वेशन को, हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम उतना सिंप्लीफाई करके ले जाते हैं, यही हमारा रूल होता है ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो ये और फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, मतलब उस पॉइंट तक हम पहुंचा दें जहाँ से और फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसमें और करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, इसको और सिंपल करेंगे। इधर भी के है, इधर भी के है। अगर हम डिनोमिनेटर हटा दें तो कैसे हटाएंगे हम लोग, इधर भी के से इंटू कर देंगे और इधर भी के से इंटू कर देंगे तो डिनोमिनेटर हट जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा, ये के माइनस बन गया, ये सोलो का इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया। अब ये जो चेंज है, चेंज हम क्या मान के चलते हैं, 0। देखो आउटपुट पर लेबर को हम 0 नहीं बोल सकते, कैपिटल पर लेबर को हम 0 नहीं बोल सकते, इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी, लेकिन चेंज को हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया 0, क्योंकि स्टेडी स्टेट है इसलिए 0। ठीक, तो ये हो गया S का जो फंक्शन है ये इज इक्वल टू N के। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो सेविंग है वही तो इन्वेस्टमेंट है, तो जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है कैपिटल पे वो एग्जैक्टली ऑफसेट्स द कैपिटल नीडेड टू सस्टेन ग्रोइंग लेबर फोर्स। ग्रोइंग लेबर फोर्स को सस्टेन करने के लिए जितना कैपिटल चाहिए उतना ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक बात है, ये हो गया, हमने स्टेडी स्टेट को पढ़ लिया सोलो का। और इसका ये मतलब भी है कि अगर इन्वेस्टमेंट एक्सीड कर जाए डिप्रिसिएशन को या लेबर फोर्स को, ये जो लेबर फोर्स है, लेबर ग्रोथ है, कैपिटल पर वर्कर, यहाँ पे कैपिटल भी आ गया ना, कैपिटल पर वर्कर है ये, और ये पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो अगर इन्वेस्टमेंट एक्सीड कर जाए डेप्रिसिएशन को, हम क्यों बार बार वर्ड डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं, क्यों ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर जाए, ये हमारा जो पॉपुलेशन पर लेबर वाला ग्रोथ है उससे, इसलिए क्योंकि हम देख क्या रहे हैं, ये चीज़ बताती क्या है सोलो में जनरली कि पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ये तो नहीं होता कि लेबर का ग्रोथ हो रहा है,
हो सकता है कुछ डिप्रिसिएशन हमें देखना पड़े पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से, या कैपिटल के ज़्यादा होने की वजह से कोई डिप्रिसिएशन देखना पड़े, या कोई कॉस्ट बियर करनी पड़े। तो ये वो बता रही है, वो भी तो ये बता रही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन बता रही है, सिर्फ लेबर फोर्स तो नहीं बता रही है। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है डिप्रिसिएशन से, तो कैपिटल पर वर्कर इंक्रीज करेगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, एफिशिएंट रहेगी। और अगर डिप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होगी तो कैपिटल पर वर्कर डिक्लाइन करेगी, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो जाएगा, ये स्टेडी स्टेट पे पहुंचेगी। ठीक है, थोड़ा और इसको समझते हैं कि जो पर कैपिटा सप्लाई ऑफ सेविंग है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कि हाउ मच पर कैपिटा आउटपुट इज सेव्ड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि पर कैपिटा आउटपुट कितना सेव हो रहा है ताकि वो री इन्वेस्ट हो सके कैपिटल में। क्योंकि सेविंग कांस्टेंट है तो सेविंग पर वर्कर जो है वो सेम रेट पे चेंज हो रहा है, जैसे आउटपुट पर वर्कर चेंज हो रहा है वैसे कैपिटल पर वर्कर चेंज हो रहा है। और हमें क्या पता चल रहा है कि जब कैपिटल, क्योंकि कैपिटल को ज़रूरत है कि वो ग्रो करे लेबर के साथ प्रोपोर्शनली, यही बात है ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शन मेंटेन करके रखें। और एन के क्या है, पर कैपिटा डिमांड फॉर सेविंग, कि कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए टू मेंटेन पर कैपिटा कैपिटल। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सप्लाई ऑफ सेविंग इक्वल टू डिमांड ऑफ सेविंग इस पोजीशन में। और डिमांड ऑफ सेविंग बता कौन रहा है, जो हमें सेविंग की ज़रूरत है जिस चीज़ के लिए, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए जो भी हमें सेविंग की जो भी डिमांड है वो ऑफसेट हो रहा है। मतलब कि जब सप्लाई ऑफ सेविंग डिमांड ऑफ सेविंग के इक्वल है, तो जैसे अभी हम इन्वेस्टमेंट और डिप्रिसिएशन की बात कर रहे थे, सिमिलरली अगर सेविंग ज़्यादा होगी डिप्रिसिएशन से तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, सेविंग कम होगी, तो फिर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम इस स्टेट पे रहें। तब ये जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है ये कह रही है कि अगर यहाँ पे कहीं भी चेंज होता है छोटा मोटा तो इकोनॉमी अपने आप नेचुरली एडजस्ट कर लेगी इक्विलिब्रियम में पहुँचने के लिए। यही तो जो हम लोग छोटा सा डिमांड सप्लाई के ग्राफ को लेके स्टार्टिंग में चैप्टर के पढ़े थे कि कैसे ये खुद से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाती है, बस एंड में हमने स्टेडी स्टेट वही बताया कि ये खुद से एडजस्ट हो जाती है, सोलो वाला। ये हो गया सोलो का। अब हम पढ़ेंगे कॉप डॉगलस का। हमने फ्यूडलिज्म, स्लेवरी, सोशलिस्ट इकॉनमी, कैपिटलिस्ट इकॉनमी ये सब के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है चैप्टर शुरू होने के पहले ही। तो जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इकॉनमी होती है वो क्या बोल रही होती है कि जो ये इकोनॉमिक एक्सपेंशन और इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है ये एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल है। यही ना जो सोवियत यूनियन बना था, जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में जो हमने पढ़ा था, वो इसी यही सब तो चाह रही थी। कम्युनिस्ट इकॉनमी क्या कहती है कि क्लासलेस इकॉनमी होनी चाहिए, किसी भी कास्ट, जेंडर, क्रीड की वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। और ये इंश्योर कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। हालांकि बाद में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कंट्रोल ऑथोरिटेटिव होते चला जाता है और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं जिसकी वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्हें फॉलो करना पड़ता है। इन एनी केस हम ये मान के चल रहे हैं कि गवर्नमेंट के होने के टाइम पे ऐसा कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलता कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जैसा, क्योंकि वो जो ट्रेड साइकिल है वो कंट्रोल कर देती है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से मेरा मतलब रिसेशन और इन्फ्लेशन। फिर जब ये जो गवर्नमेंट है वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी से इंटरैक्ट करने लगती है, तब क्या होगा, तब चांसेस बढ़ जाती हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देखने की। हम देख सकते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमें ज़रूर देखने को मिलेगी,
क्योंकि फिर मार्केट फ्लक्चुएशन से अफेक्ट होने लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है मार्केट रेगुलेशन में ना, तो ऑफ कोर्स हो सकता है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिले। अब हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा। हम जनरली जब भी देख रहे होते हैं तो ऐसे ही देखते हैं ना, क्लासिकल्स, कीन्स, फिर न्यू क्लासिकल्स, न्यू कीनीशियन, ऐसे करके देखते हैं। तो क्लासिकल वाले कैपिटलिस्ट पूरा मार्केट को समझाते हैं। कीन्स जब आए 1930 में, 1929 में स्टॉक मार्केट क्राइसिस, ग्रेट डिप्रेशन, ये सब जब हम देखें, उसके बाद जब कीन्स आए कि नहीं गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। फिर कीन्स का भी जब हम ग्रेजुएशन में टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ट्रांजैक्शन अप्रोच, स्पेकुलेटिव अप्रोच, क्राउडिंग आउट अप्रोच पढ़ा। उसमें एक हमने की चीज़ समझी थी कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से कैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। इसको हम पंप प्राइमिंग पॉलिसी कहते हैं। कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़रूरी है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए डाउन टर्न्स के टाइम पे। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, जो स्टिमुलेट करती है इन्वेस्टमेंट और ओवरऑल स्टिमुलेट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को। अब हम क्या देखेंगे कि जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, ये कैसी बात हो गई कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो कैपिटल सप्लाई में भी इंक्रीज़ हो रहा है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या बता रही है, ये है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हो जाएगा ये। अब जनरली हम लोगों ने नॉर्मल टर्म्स में क्या पढ़ा हुआ है कि जब इंसान मनी होल्ड करता है, अपने पास रखता है, तो इन्वेस्ट नहीं करता है। इसका यही मतलब हो गया, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, उस जगह पे मनी सप्लाई की कमी हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मनी सेव हो रहा है। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब लोग बैंक में पैसे ज़्यादा जमा कर रहे हैं। बैंक में लोग ज़्यादा जमा करेंगे तो क्या होगा कि जो बोरोवर का इंटरेस्ट रेट होगा वो कम हो जाएगा। अब क्योंकि ज़्यादा पैसे हैं ना, तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा लोन में। तो जब ऐसा होगा तो इंटरेस्ट रेट लो होने की वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कैपिटल सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कैपिटल सप्लाई इंक्रीज़ होगा और इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर करेगी। तो इन समरी क्या होता है, जब प्लान्ड इकॉनमी जो होती है वो क्या चाहती है, वो क्या अटेम्प्ट करती है, वो अवॉइड करना चाहती है गवर्नमेंट कंट्रोल। वो चाहती है कि स्टेबिलिटी जो है कैपिटलिस्ट इकॉनमी में वो प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू हो जाए। यही बात है ना कि यहाँ इस पूरे प्रोसेस में गवर्नमेंट का क्या रोल हुआ। अभी जब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से पढ़ रहे थे, इधर तो कोई रोल हुआ नहीं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। तो यही कहना चाहती हैं कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी यही कहना चाहती है, कैपिटलिस्ट इकॉनमी भी और न्यो क्लासिकल इकॉनमीज भी। देखिए क्या है कि शुरू में जो क्लासिकल्स थे वो प्योर कैपिटलिस्ट इकॉनमी को फॉलो करते थे। फिर जब कीन्स आए तो फिस्कल वाला पॉलिसी लेकर आए। अब जब न्यू क्लासिकल्स आए तो वो भी क्लासिकल्स को ही फॉलो करते हैं, लेकिन मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन को मानते हैं कि जो गवर्नमेंट है पहले इनिशियली मार्केट को रिफॉर्म कर दे, एफिशिएंट बना दे, उसके बाद अपना जो पार्टिसिपेशन है वो कम कर दे। जैसे सपोज़ अगर एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में मार्केट नहीं बन रही है तो गवर्नमेंट मार्केट बना देगी, उसके बाद मिनिमम इंटरवेंशन करेगी। तो गवर्नमेंट रोल तो है, मिनिमम रोल है, लेकिन कैपिटलिस्ट अप्रोच को देके चल रहे हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल मिनिमम हो वहाँ पे भी हमारी इकॉनमी स्टेबल चल सकती है। इन्फ्लेशन और रिसेशन को हम देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि शॉर्ट रन में चलो कैपिटलिस्ट इकॉनमी का सिचुएशन चल रहा है, लॉन्ग रन में अगर हमें देखना है कि हमारा जो इकोनॉमिक डाउनटर्न कहीं हो रखा है, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से जो इन्वेस्टमेंट है, जो डिमांड है, वो इंश्योर्ड ग्रोथ करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। अब कॉप डॉगलस का भी हमने सोलो का स्टेडी स्टेट पढ़ा था, सिमिलरली अब हम कॉप डॉगलस का पढ़ेंगे।
जिसमें अगेन हम एक ही चीज़ पढ़ेंगे जो हम हर प्रोडक्शन फंक्शन में देख रहे होते हैं कि आउटपुट इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। तो इससे हम सीखते क्या है, क्या समझे इसमें जनरली हम जब कॉप डगलस का इक्वेशन जब टेक्नोलॉजी आ जाती है, जब टेक्नोलॉजी नहीं है तब तो हम इसमें टेक्नोलॉजी ऐड नहीं कर रहे हैं। जब टेक्नोलॉजी रहती है तो कैसे हम लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। ये कैपिटल है, ये लेबर है, ये दोनों क्या है, ये आउटपुट इलास्टिसिटी पर कैपिटल हो गया, आउटपुट इलास्टिसिटी पर लेबर हो गया। इसका क्या मतलब है, ये जो इलास्टिसिटी है वो ये बताती है कि ये जो कैपिटल है वो कितना सेंसिटिव है, इसमें चेंज जो भी आएगा कैपिटल में वो कितना सेंसिटिवली अफेक्ट करेगा आउटपुट को। सेंसिटिविटी बताती है इलास्टिसिटी किसी भी चीज़ की। सिमिलरली ये वो लेबर के चेंज होने से आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, वो इफेक्ट करने का जो मैग्नीट्यूड है, जो सेंसिटिविटी है वो बता रही है। अब इन दोनों का, क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है तो इसका मतलब है कि इन दोनों की वैल्यू 1 है। मतलब इसकी वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैपिटल और लेबर, सही बात है, अग्रीड। अब इसको हम भूल जाते हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने सोलो का पढ़ा था जिसमें हम इस कंक्लूजन में पहुंचे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो सेविंग फंक्शन है ये इन्वेस्टमेंट का फंक्शन है जो कैपिटल पे हो रहा है, सही बात है। अब बैक टू कॉप डगलस सिचुएशन। ये वाला जो इक्वेशन है इसमें हम क्या देखते हैं, आउटपुट को देखने के लिए हम हमेशा आउटपुट पर लेबर, कैपिटल पर लेबर करके देखते हैं। दोनों तरफ हम लेबर को डिवाइड कर देंगे जैसे हम करते आ रहे हैं अभी तक, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे ऐसे। तो ये हो जाएगा ये, इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे, हो गया। ये हो जाएगा, ये बचेगा ऐसे, तो ये वापस न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ये हो जाएगा। अब ये जो कैपिटल के है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल के बाई एल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्मॉल के इज इक्वल टू के बाई एल, ऐसे ही तो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। तो ये हो जाएगा ठीक है, ये हो जाएगा कैपिटल टू द पावर अल्फा, ये बच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो y है वो किसका फंक्शन हो रहा है, इसका फंक्शन हो रहा है। अब हम लोग वापस से यहाँ आएंगे। कैसे आएंगे कि हमने सोलो में पढ़ा है अभी कुछ देर पहले, ये पढ़ा था। ये ज़ीरो क्यों था, यहाँ पे ऐसे था, ये चेंज बता रहा है। देखो सिंपली ये ज़ीरो नहीं हो सकता, ये ज़ीरो नहीं हो सकता है, इकोनॉमिक कोलैप्स करेगा, लेकिन चेंज जो है वो ज़ीरो हो सकता है ना। तो ये ऐसे ज़ीरो करके हमने पढ़ा था। अब
इसका हम क्या करेंगे कि ये जो है, अरे हाँ, अब ये जो है, ये वही आउटपुट जो सेविंग आउटपुट का प्रोपोर्शन है जो इन्वेस्ट हो रहा है कैपिटल पे, वही है। अब कॉप डॉगलस का ये जो है, हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो कि हम बिल्कुल करेंगे। तो करने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा हमें ये मिलेगा। अब यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, कि अल्फ़ा है, मतलब ये के टू द पावर 1 है। तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे, अल्फ़ा माइनस 1, ये 0 है, लिख दिए अल्फ़ा माइनस 1। और n को हम लोग क्या करेंगे, -1 है ना, इसको उधर भेज देंगे। तो जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा अब ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रही है। अगेन हम इसकी कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करेंगे थोड़ा। अब हम कोई भी चीज़ हमें हटानी होती है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे वो इक्वल टू के सेंस में हो, तो दोनों तरफ हम बराबर बराबर करके डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे बोथ साइड के पावर में लगा देंगे इसको। तो इससे हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू ठीक है। तो ये हो जाएगा ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये क्या हुआ अचानक से, एक स्टेप बीच में और है। ये उल्टा जब कर देंगे ना, तो जो भी पावर में होता है वो माइनस में हो जाता है। फिर उसके बाद ये ऐसे कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर का पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे का ऐसे चेंज होके आ जाएगा। ये आ गया हमारा स्टेडी स्टेट फॉर कैपिटल पर वर्कर। अब इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि अगर सेविंग इंक्रीज होगा तो कैपिटल पर वर्कर भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है, डिनोमिनेटर में है, तो कैपिटल पर लेबर डिक्रीज हो गया। अब अगेन ये एडजस्ट होके कहाँ चला जाएगा, स्टेडी स्टेट पे, जो क्या है, ये है। जैसे सोलो का था वैसे ही कॉप डगलस आया। ठीक है, ये कैपिटल में है, लेकिन हमें तो अभी आउटपुट में भी देखना है। अब थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। ये है ना, इसका क्या मतलब है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा। तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाई बीटा हो जाएगा। अभी इनिशियली जो y था वो किसका फंक्शन था, के का। यही तो हम लोग इसी कंक्लूजन पे तो पहुँचे थे ना,
किधर पहुँचे थे? कहीं तो पहुँचे थे। अरे प्रीवियस रिवाइंड करके देख लेना, हम लोग इस कंक्लूजन में पहुँचे थे ना। हाँ ये यहाँ यहीं तो पहुँचे थे। ये हो गया। अब क्या हुआ? क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ k, तो अब क्या होने वाला है? क्योंकि k का पावर है, ये पूरा k है, तो ये लग गया पावर। सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, अब क्या हुआ? हो गया। इसका क्या मतलब है कि लॉन्ग रन में जो इकॉनमी है वो स्ट्रांगली किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? इस चीज़ पे कि वो कितना सेव कर रही है एंड हाउ फास्ट इट्स लेबर फोर्स ग्रोज। यही बात हुआ ना कि सेविंग बढ़ तो रहा है, तो बढ़ने की वजह से कैपिटल में इंक्रीज़ आ रहा है, बढ़ने की वजह से पूरे आउटपुट पे इंक्रीज़ आ रहा है, लेकिन लेबर फोर्स बढ़ जाएगा तो फिर उल्टा हो जा रहा है ना। इसका ये मतलब, अभी तक हम तो ये सोच रहे थे ना कि पॉपुलेशन बढ़ने से लेबर फोर्स बढ़ेगी, बट ये पॉपुलेशन की इंक्रीज़ हमें क्या दिखा रही है कि अगर इसमें इंक्रीज़ ज़्यादा हो रहा है तो आउटपुट में कम इंक्रीज़ हो रहा है। तो और ये जो पूरा फंक्शन है वो इकॉनमी इन लॉन्ग रन परफॉर्मेंस दिखा रही है कि सेविंग और लेबर फोर्स पे डिपेंड करती है, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स पे। सही बात है। ये हो गया कॉक डॉगलस ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे